गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे परिवार को। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में। भाग 3 भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड अंतर्गत विशेष शब्दों की परिभाषा, जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल जो परिभाषा दी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता से संबंधित सभी वीडियो की सीरीज में अब तक दंड संहिता का सामान्य परिचय तथा इस संहिता की विस्तार पर चर्चा की जा चुकी है। भारत के भीतर और भारत के बाहर किए गए जाने वाले अपराधों पर भी प्रकाश डाला जा चुका है। ये वीडियो भी आपको लिंक दिया हुआ है और YouTube पे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इन वीडियो में भारतीय संहिता के अंतर्गत प्रयुक्त उन शब्दों पर चर्चा की जा रही है जिनका उल्लेख इस संहिता के अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण में किया गया है। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। भारतीय संहिता 1860 के विशेष शब्द। भारतीय संहिता समस्त भारतवर्ष के लिए एक साधारण दंड विधि है। इस संहिता के अध्याय 2 के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण नाम का अध्याय उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय में संहिता में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों की परिभाषा प्रस्तुत की गई है जो शब्द इस संहिता में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो वो कौन से शब्द है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विद्वानों ने भारतीय दंड संहिता के इस अध्याय को दंड संहिता की कुंजी का है, मतलब किसी भी ताले की चाबी होती है उसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की इस अध्याय को दंड संहिता की चाबी कहा गया है, कुंजी कहा गया है। अर्थात यदि भारतीय दंड संहिता का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम इस अध्याय का अध्ययन करना होगा, जिससे इस संहिता के अगले अध्याय को समझने के लिए कोई आपको परेशानी और कठिनाई ना हो। इससे इस संहिता में प्रयुक्त किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट किया गया है, जिससे किसी भी धारा के संबंध में कोई संशय न रह जाए, मन में कोई आशंका नहीं रह जाए मुझे ये धारा याद नहीं है। यह अध्याय अविवेकपूर्ण रीति के हर मामलों के निर्मित स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करता है, अपितु केवल उन्हीं शब्दों को एक्सप्लेन करता है, परिभाषा दी गई है जो शब्द इस संहिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मामलों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है जहां कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और इस अध्याय का संदर्भ आवश्यकता हो जाता है ताकि संहिता का अर्थ ज्ञात हो सके। मेरे द्वारा इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख अपने स्तर पर किया जा रहा है। नंबर 1, लिंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अंतर्गत लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन सा? 8। इस धारा में लिंग शब्द में नर और नारी दोनों को शामिल किया गया है, पुरुष और स्त्री दोनों को किया गया है। कभी कभी ऐसी स्थिति का जन्म हो जाता है कि पुरुषवाचक शब्दों से ही स्त्री के संबंध में भी उल्लेख कर दिया जाता है। ऐसे शब्द जो एक वचन अर्थ में गोतक है, बहुवचन भी सम्मिलित होंगे। ऐसे शब्द जिनमें से पुल्लिंग अर्थ का बोध होता है तो उनके अंतर्गत स्त्रीलिंग भी आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द भी आएंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। गिरधर गोपाल बनाम स्टेट AIR 1953 MV 147 के प्रकरण में ऐसी समस्या का जन्म हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत लज्जा भंग के अपराध के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को अभियोजित किया जा सकते हैं या नहीं, इस पर प्रश्न था, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत शब्द पुरुषवाचक था तथा कहा गया था कि जो कोई भी किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभव भी जानते हुए कि तद द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, उसको
चाकू से मार रहा है या बंदूक से गोली मार रहा है या उसको मारपीट कर रहा है, लकड़ी से मार रहा है, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। आपराधिक बल मतलब किसी को लात घूंसे से मारना, लकड़ी से मारना, वह आपराधिक बल के अंदर आएगा। उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा होगी और दोनों से दंडित किया जाएगा। विवादित प्रश्न यह था कि इस धारा के अंतर्गत पुरुष के साथ स्त्री भी शामिल है। क्या लज्जा भंग का अपराध केवल पुरुष द्वारा ही किया जाएगा? न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 8 लिंग शब्द को उल्लेखित कर रही है, जिसके अंतर्गत पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए वहां हर व्यक्ति के बारे में लागू होते हैं, चाहे वह नर हो या नारी हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। वह परिभाषा धारा 8 के अंदर लिंग के बारे में दी गई है। इसके अंदर आईपीसी के अंदर लोगों को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है और उसको याद करना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। जो बात करेंगे नंबर 2 पुरुष और स्त्री के बारे में। अध्याय 2 के अंतर्गत पुरुष और स्त्री शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द से किसी भी आयु के मानव नर से गोतक है तथा स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी से गोतक है। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता स्पष्ट कर देती है कि किसी भी मानव को 2 लिंग में विभाजित किया गया है और स्त्री और पुरुष नर के संबंध में पुरुष शब्द होगा तथा नारी शब्द के संबंध में स्त्री शब्द होगा। तो नर और नारी, नर मने पुरुष और नारी मने स्त्री। लिंग से संबंधित परिभाषा को लेकर स्टेट ऑफ पंजाब बना मेजर सिंह AIR 1967 AC सुप्रीम कोर्ट 63 का प्रकरण महत्वपूर्ण है। इस मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि महिला के सील या लज्जा का सार लिंग अधेड़ उम्र की महिला का सील पूर्ण रूप से उसके शरीर में मिलता है। स्त्री चाहे जवान हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या पागल, जागती हो या सोती हुई हो, उसे सील भंग किए जाने की संभावना होती है। अभियुक्त का सदोष अभिप्राय है कि इस संबंध में निर्णायक तत्व है कि सील नारी का एक विशेष गुण है, कि सील ही नारी का एक विशेष गुण है, चाहे वह सो रही हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बुद्धिमान हो और चाहे वह पागल हो। नारी शब्द जो सील उसके लिए एक बहुत विशेष गुण है। जो बात करने वाले हैं नंबर 3 व्यक्ति की परिभाषा के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 व्यक्ति को परिभाषा प्रस्तुत करती है। इस परिभाषा के अनुसार कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है। इस परिभाषा के अंतर्गत वैधानिक व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाषा में रखा गया है। साधारण तौर पर हमें चलते फिरते मानव प्राणी को ही व्यक्ति कहा करते हैं, लेकिन विधि व्यक्ति विस्तृत परिभाषा और उसके अर्थ को प्रस्तुत करती है और वह इस अभिव्यक्ति में सजीव हो या निर्जीव सभी को शामिल करती है, चाहे वह कंपनी हो और चाहे वह मनुष्य हो। वो दोनों को व्यक्ति शब्द से संबोधित करती है और व्यक्ति की परिभाषा धारा 11 के अंदर आईपीसी के अंदर दी गई है। व्यक्ति के अंतर्गत जन्मे या अजन्मे बच्चे को भी सम्मिलित किया गया है। बच्चा भले अजन्मा हो और माता के गर्भाशय में हो, उसे व्यक्ति ही कहा जाता है, किंतु शर्त यह है कि उसका शरीर इतना विकसित हो गया है कि उसे बच्चा कहा जा सके। कारावास और मृत्युदंड किसी मानव को दिया जाता है, परंतु कोई अर्थदंड या जुर्माना किसी व्यक्ति को दिया जाता है सकता है, अर्थात कोई फर्म या निर्गमित निकाय, संस्थान या सोसाइटी इस अंदर के व्यक्ति होकर उसे जुर्माने के दायी हो सकता है। दंड जो है वह किसी सजीव व्यक्ति हुआ और निर्जीव व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता है।
और सजीव व्यक्ति को जुर्माना ऑर्डर दोनों से भी कभी कभी दंडित किया जाता है। नंबर 4, लोक। भारतीय दंड संहिता की धारा 12 लोक को परिभाषा की गई है। इस धारा के अनुसार लोक का कोई भी वर्ग हो या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। इस परिभाषा में लोक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु सिर्फ यह बताया गया है कि इसमें लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय सम्मिलित है। बहुत सारे व्यक्ति, ये बहुत सारे मानव जिस स्थान पर एकत्रित है वहां पर लोक हो जाएगा। किसी भी समुदाय को लोक कहा जा सकता है। साधारण तौर पर लोक का उपयोग उन अपराधों में संदर्भ किया जाता है जहां पर सारे समुदाय विशेष कोई किन्हीं कार्य लोभ के द्वारा व्यतिगत किया जा रहा है, उन्हें शामिल किया जा रहा है, तो वहां पे लोक शब्द। और लोक शब्द की परिभाषा कहां दी गई है? आईपीसी की धारा 12 के अंदर दी गई है। भारत दंड संहिता की धारा 18 भारत की परिभाषा प्रस्तुत करती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पहले इस धारा के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र भारत था, परंतु आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी भारत के हिस्से में ले लिया है। धारा के अनुसार माना जाएगा, अर्थात भारतीय दंड संहिता अब संपूर्ण भारत, समस्त भारत क्षेत्र पे, राज्य क्षेत्र पर, भारत पर माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता लागू होगी 1860। भारत वह देश है जो विभाजन के बाद दिनांक 14 अगस्त 1947 के बाद वजूद में आया। जम्मू कश्मीर को इस धारा में सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण संविधान की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 1 के अंदर अवैध नहीं है। ऐसा है कि KR.V. प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया EIR 1980 आंध्र प्रदेश 243 के कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर इस धारा पर प्रश्न खड़े हुए थे, परंतु आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद स्थिति में स्पष्ट हो चुकी है और आज वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय संहिता लागू होगी और संहिता से दंड दिया जाएगा, उसके प्रावधान दिए गए। नंबर 6, न्यायाधीश। न्यायाधीश वर्ड जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है। भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अंदर न्यायाधीश शब्द को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार कोई भी अंतिम निर्णय देने वाली शक्ति रखने वाला प्राधिकार न्यायाधीश शब्द के भीतर है। ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप से न्यायाधीश, जो न्याय करता है, किंतु हर उस व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो या सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, अंतिम निर्णय में ऐसा निर्णय जो इसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अधिकारी द्वारा पोस्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, अथवा जो व्यक्ति निकाय में से एक ही जो व्यक्ति ऐसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, उसे नियुक्त किया गया, उसे न्यायाधीश कहा जाएगा और न्यायाधीश न्याय करेगा। दंड संहिता की धारा में उपयोग किया गया शब्द निर्णय से तात्पर्य कानून का वह दंडादेश है जिसे किसी न्यायालय में अभिलेख में निहित विषय पर उद्घोषित किया गया है। किसी आपराधिक मामले में दंडादेश भी निर्णय होता है। सामान्य तौर पर निर्णय से तात्पर्य औपचारिक न्याय निर्णय से है। इसे न्यायालय में ऐसा किसी बिंदु पर प्रदान किया गया है जिस पर न्यायालय में किसी पक्षकार ने विरोध अथवा दावा प्रस्तुत किया है। कोर्ट में दावा लगाया है किसी भी पक्षकार ने। महत्वपूर्ण केस है अभय नायडू बनाम कन्या 1929 के प्रकरण में कहा गया कि विधिक कार्रवाई वह कार्रवाई है जो विधि नियंत्रित अथवा विधि विहित हो।
जिसमें न्यायिक निर्णय दिया जा सकता है, जजमेंट, अथवा ऐसे निर्णय को देना बाध्य हो। इस धारा का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी ऐसी शक्ति यदि कोई निर्णय जैसा आदेश देती है जिसकी अपील नहीं हो, वह भी निर्णय है, इससे आप दूसरी कोर्ट के अंदर नहीं लगा सकते, उसे देने वाला न्यायाधीश है। जैसे एसडीएम और कलेक्टर भी अनेक मामलों में निर्णय देते हैं तथा इस धारा के सार में उन्हें भी न्यायाधीश माना जाएगा। तो कलेक्टर एसडीएम को भी न्यायाधीश माना जाएगा, वह लोग भी निर्णय देते हैं, तो वह भी एक न्यायाधीश पद की पालना कर रहे हैं। रेवेन्यू केसेस उनके पास देखे जाएंगे, कोई आदेश देते हैं, कोई रोक स्टे लगाते हैं, तब वह लोग कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा दिए जाएंगे। नंबर 7, लोक सेवक। भारतीय संहिता की धारा 21 के अंदर लोक सेवक की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत कर रही है। इस धारा के अनुसार लोक सेवक बहुत से सरकारी पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को घोषित किया गया है। नरेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में नियोजित व्यक्ति को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 1948 के अंतर्गत लोक सेवक माना है। एस धनोआ बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य जिसकी सेवाएं मुंबई सहकारी समिति अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड किसी सहकारी समिति को सौंप दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रयोजन के लिए इस संहिता की धारा 21 में लोक सेवक नहीं, क्योंकि ऐसी नियुक्ति के दौरान वह राजकीय सेवा में अधिकारी नहीं होता है, उसे वेतन का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, वह किसी अधिनियम के अधीन स्थापित स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में नहीं होता है। लोक सेवक के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रचलित सिद्धांत यह है कि उसकी नियुक्ति किसी शासकीय प्राधिकार के अंतर्गत की गई हो तथा उसको वेतन किसके द्वारा दिया जा रहा है। डोमा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कोतवाल को लोक सेवक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि उसका मुख्य कर्तव्य अपराधियों को न्याय के लिए प्रस्तुत करना है एवं लोक स्वास्थ्य, क्षेम और सुरक्षा से संबंधित होता है, लोगों की सुरक्षा करने के संबंधित होता है। रमेश बालकृष्ण कुलकर्णी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही महत्वपूर्ण केस के मामले में नगरपालिका पार्षद लोक सेवक नहीं माना गया है। स्टेट ऑफ पंजाब केसरी के मामले में सहकारी समिति के अध्यक्ष सचिव को भी नहीं मानते हुए इन पर गबन के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार मिश्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों को भारतीय संहिता धारा 21 के अर्थों लोक सेवक माना है और ये अभी निर्धारित किया है कि बैंक कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है कि किसी बैंक कर्मचारी ने कोई घोटाला किया या भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए विशेष न्यायालय के द्वारा ही विचार किया जाएगा, उसका आरोप के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी कि वह निर्दोष है या अपराधी है। समय समय पर आने वाले प्रकरणों में लोक सेवक की विभिन्न परिभाषाएं सामने आई है, परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी लोक सेवक को लेकर कोई भी प्रश्न आते हैं तब दंड संहिता की धारा 21 की सहायता ली जाती है कि लोक सेवक किसे कहा गया है। लोक सेवक पुलिस को भी कहा गया है जो लोगों की सेवा करता है। भारतीय दंड संहिता कपट पूर्वक जो परिभाषा दी गई 25 के अंदर दी गई है शब्द को परिभाषित प्रस्तुत कर रही है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है तब कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।
कपट शब्द की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। अब तो कोई न्यायाधीश पद शब्द की परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर पाया है। ऐसा करने में विधि विशेषज्ञों द्वारा संशय रखा गया है। मन में संशय होता है, डर होता है, शंका होती है। कपट के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है, जैसे धोखा और सती। किसी के साथ धोखा दिया गया है या उसे पैसों की हानि हुई, सती हुई है। केवल धोखा ही कपट नहीं होता है, धोखे के साथ सती भी होनी चाहिए। किसी इंसान को बोला गाड़ी 5 लाख की और वो गाड़ी लाख रुपए की है, तब उसके हाथ में कपट किया गया, झूठ बोल गाड़ी बेची गई, तो कपट भी है और उसे नुकसान भी हुआ। संबंध में डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1963 SSC 1572 के प्रकरण में अभिनिश्चय किया गया कि कपट में 2 तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से तत्व? धोखा और सती। उस व्यक्ति के प्रति किए जाते हैं जिसके साथ कपट किया जाता है। व्यक्ति को धोखा मिला है। यहाँ पर सती शब्द आर्थिक सती से है। विनती किसी भी प्रकार की हो सकती है। इससे किसी भी प्रकार की हानि या समावेश होता है, जैसे कोई शारीरिक सती भी हो सकती है, मानसिक सती भी हो सकती है और प्रतिष्ठा और गरिमा की भी सती हो सकती है। किसी भी हाल से उसे सती माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक सती हो, मानसिक सती हो या प्रतिष्ठा सती हो, किसी भी हाल में वह सती ही मानी जाएगी। सती करने वाले को होने वाले लाभ को हमेशा उस व्यक्ति को हानि पहुंचती है जिसके साथ कपट किया गया है। संपत्ति से जुड़े हुए अपराधों के संबंध में कपट पूर्वक शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि संपत्ति से जुड़े हुए ऐसे अनेक अपराधों को आधारशिला से जुड़े कपट होता है तथा किसी कार्य लोप में कपट है या नहीं, इसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है। न्यायाधीश अत्यंत सावधानी से कपट का निर्धारण करते हैं। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने में कपट का आशय था या नहीं, इसे फरियादी की सती को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। उस व्यक्ति ने कपट किया है या नहीं। नंबर 9, कार्य या लोप। भारतीय संहिता की धारा 33 छोटी सी धारा है, किंतु अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। समस्त आपराधिक और सिविल विधि कार्य और लोप की आधारशिला पर टिकी होती है। हमारे न्यायालय के अंदर 2 जो केसेस जो होते हैं, सिविल विधि और आपराधिक विधि। कोई भी अपराध किसी कार्य लोप के माध्यम से किया जाता है। धारा के अनुसार कार्य शब्द कार्यपालिका का द्योतक है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक है, जिस प्रकार ये लोप का है। मनुष्य द्वारा जीवन में अनेक कार्य किए जाते हैं का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। लोप का अर्थ होता है कि किसी कार्य को छोड़ देना। कार्य और लोप ही किसी अपराध का निर्धारण करते हैं। जैसा कि विधि द्वारा किसी मनुष्य की हत्या करना कार्य है, यहाँ पर विधि ने हत्या करने से रोका है। जैसे आयकर का भुगतान करना, यहाँ पर विधि ने भुगतान करने को कहा है। कहीं पर विधि किसी कार्य को करने को कहती है तथा कहीं पर विधि किसी कार्य को करने से रोकती है। जैसे अपराध करना तो अपराध को वह रोकती है, मगर टैक्स पे करना है, रोड टैक्स देना है, तो ये सब क्या है, किसी चीज का भुगतान करना है, तो वहां पे विधि किसी चीज को करने के लिए कहती है। जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना है तो क्या होगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपके खिलाफ चालान कटेगा और चालान को आपको कोर्ट में जाके भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। जहां पर विधि किसी कार्य को करने को कहती है वह कार्य तथा जहां पर विधि किसी कार्य को करने से रोकती है वहां पर लोप है। आयकर का भुगतान नहीं करना लोप है। भुगतान करने को कहा गया है तो भुगतान नहीं किया गया है, तो यहाँ पर लोप के द्वारा अपराध घटित हो गया है। केवल कार्य के द्वारा ही अपराध नहीं होता है, अपराध लोप के द्वारा भी हो जाता है। लोप का अर्थ है किसी भी कार्य को छोड़ देना।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू।